IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कुकैस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत भारत में गरीबी और बेरोजगारी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। गरीबी किसे कहते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कौन कौन सी रिपोर्ट गरीबी से जुड़ी हुई है और कौन सी रिपोर्ट बेरोजगारी से जुड़ी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी बहुत अच्छे से देखना है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत में गरीबी। भारत में गरीबी कितने प्रकार की होती है और क्या क्या उसकी रिपोर्ट है। सबसे पहले बात करते हैं भारत में गरीबी के प्रकार। तो गरीबी के दो प्रकार होते हैं, एक निरपेक्ष गरीबी और एक होती है सापेक्ष गरीबी होती है। तो इन दोनों में अंतर क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसी को हमें यहाँ पे समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी की। तो निरपेक्ष गरीबी उसे कहते हैं जहां पर बुनियादी आवश्यकताएं पूरी न हो रही हों। जैसे लिखा है परिभाषा में, जो व्यक्ति या समुदाय निर्धनता से नीचे जीवन यापन करते हैं उन्हें हम निरपेक्ष गरीब, निर्धनता या गरीबी कहते हैं। इसका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा या न्यूनतम उपभोग स्तर से लगाया जाता है। तो जिस व्यक्ति के पास जो है उपभोग का सबसे न्यूनतम स्तर या कैलोरी सबसे कम होती है, उसे हम निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत रखते हैं। उसको अगर हम और सरल भाषा में समझने की अगर कोशिश करते हैं निरपेक्ष गरीबी को, तो बहुत सिंपल यह है कि जब किसी भी व्यक्ति को बुनियादी आवश्यकताएं पूरी ना हो रही हो। क्या है बुनियादी आवश्यकताएं? तो निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। तो जब बुनियादी आवश्यकताएं पूरी ना हो रही हों तो उसे कहा जाता है निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखना ये किस पर निर्भर करती है? प्रति व्यक्ति उपभोग पर, क्योंकि अगर ये बुनियादी आवश्यकताएं अगर कम होंगी तो याद रखना प्रति व्यक्ति जो उपभोग होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो निरपेक्ष गरीबी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों के पास बुनियादी आवश्यकताओं का क्या है? बहुत ज्यादा अभाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग BPL कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो याद रखना अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए भारत में किस अवधारणा का प्रयोग होता है, तो होता है गरीबी रेखा का अर्थात BPL का प्रयोग किया जाता है। निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए भारत में निर्धनता रेखा पॉवर्टी लाइन की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। तो बुनियादी आवश्यकताओं की जिनको पूर्ति नहीं होती है उन्हीं को हम गरीबी में निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत, निर्धनता रेखा के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो भारत में सबसे अधिक गरीबी कोई है तो निरपेक्ष गरीबी है। इस चीज को हमें यहाँ पर समझना है। अब बात करते हैं सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। तो लिखा है सामान्यतः गरीबी जो है सापेक्ष अवधारणा है, जिसके अंतर्गत समाज के औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय और संपत्ति के अभाव को सापेक्षित गरीबी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका सापेक्ष गरीबी होती है वो जीवन स्तर पर की जाती है दो व्यक्तियों की तुलना करके, कि उस जो व्यक्तियों की तुलना हो रही है उनका उपभोग स्तर कैसा है, खान पान कैसा है, जीवन स्तर कैसा है, उनकी आय और संपत्ति कैसी है। तो दो व्यक्तियों में तुलना करके हम सापेक्ष गरीबी निकालते हैं। तो सापेक्ष गरीबी हमारे देश में कम है, क्योंकि बुनियादी आवश्यकताओं की यहाँ काम उसके लिए कोई स्तर यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है। बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं वो निरपेक्ष गरीबी के लिए हैं। यहाँ पर जीवन स्तर की तुलना की जाती है, जीवन स्तर कैसा किसी का है। तो अब जो है ऐसी स्थिति में यहाँ पर सापेक्ष गरीबी में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति रहती है, बुनियादी आवश्यकताओं की यहाँ समस्या नहीं है। समस्या ये है कि उनका जीवन स्तर बुनियादी आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद कैसा है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, सापेक्षित गरीबी के अंतर्गत व्यक्तियों की आय जीवन स्तर की तुलना की जाती है। जो सापेक्ष गरीबी अगर देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि उनके आय कितनी हो रही है, उनका जीवन स्तर कैसा है, अर्थात इसमें जो है बुनियादी आवश्यकताओं की कोई इसमें बात नहीं की जाती है। ठीक है, आगे लिखा है सापेक्षित गरीबी को मापने के लिए दो वक्र का प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपका लॉरेंज वक्र और दूसरा होता है आपका गिनी गुणांक। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का प्रयोग
किसके लिए मापन के लिए किया जाता है? तो सापेक्ष गरीबी के मापन के लिए किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी चीज को एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लॉरेंज वक्र या जो है गिनी गुणांक किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो सापेक्ष गरीबी के लिए किया जाता है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पुटअप होंगे, आपसे यही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी का जो कारण होता है, गरीबी का जो दुष्चक्र होता है, ये हमें समझना है कि गरीबी का दुष्चक्र होता क्या है। याद रखिएगा, इसको एक जो है डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले संसाधनों का अभाव होता है, और ये भी याद रखिएगा, ये जो संसाधनों का अभाव है, ये एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, या एक परिवार के लिए हो सकता है, या एक देश के लिए भी हो सकता है। तीनों के संदर्भ में हो सकता है। जैसे अगर संसाधनों का अभाव है तो कोई भी देश गरीब हो सकता है, व्यक्ति गरीब हो सकता है, परिवार गरीब हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे संसाधनों का अगर अभाव है तो उससे कम उत्पादन होगा, जब उससे कम उत्पादन होगा तो आर्थिक गतिविधियों का जो है कम हो जाएगा। अब जब कम उत्पादन होगा तो आर्थिक गतिविधियां भी क्या होंगी? बहुत कम होंगी। और जब आर्थिक गतिविधियां बहुत कम होंगी तो रोजगार का कम होना स्वाभाविक है। और जब आर्थिक गतिविधियां होंगी ही नहीं तो लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं, तो रोजगार में गिरावट आएगी। और जब रोजगार नहीं मिलेगा तब जो है कम आय प्राप्त होगी लोगों की आय घटती चली जाएगी। और जब कम आय होगी तो लोग बचत कम करेंगे, और जब बचत कम होगी तो कम निवेश होगा, लोग पैसा कहीं निवेश नहीं करेंगे, कोई पूंजी नहीं लगाएंगे, तो व्यक्ति क्या हो जाएंगे? गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएंगे। वो व्यक्ति गरीबी दुष्चक्र में फंस सकता है, परिवार फंस सकता है, और देश भी जो है ऐसे ही गरीबी दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं, इन्हीं की कारणों की वजह से वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। तो ये जो गरीबी का दुष्चक्र का जो डायग्राम है, ये व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है, एक परिवार के ऊपर भी लागू होता है, एक देश एक समाज के ऊपर भी लागू होता है, सब पे लागू होता है। इसीलिए आर्थिक क्रियाओं का किसी देश में होना जरूरी है, और देश में संसाधन का होना बहुत जरूरी है। संसाधन के अभाव में अगर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो टेक्नोलॉजी की मदद से भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जापान है। वहाँ पे संसाधन कम है लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है। वहाँ जो है मानव को संसाधन मान लिया गया है, और मानव ने वहां पर बहुत मेहनत करके अपने आप को विकसित कर लिया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये खास करके ऐसी गरीबी हमारे देश में पाई जाती है। और ऐसी गरीबी अफ्रीका के देशों में, ऐसी गरीबी दक्षिण अमेरिका के देशों में भी पाई जाती है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है। ठीक है, अब हमें यहाँ समझना है कि गरीबी रेखा का जो गणना की जाती है, जिसे हम बीपीएल कहते हैं, का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय का किया है। जो बीपीएल का निर्धारण है उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया, लेकिन गरीबी का आकलन जो निकाला जाता है वो संस्था दूसरी है। ठीक है, कौन सी आगे बताता हूं मैं। उससे पहले ये जान लेना है कि भारत में जो गरीबी का निर्धारण होता है, अनुमान लगाया जाता है, वो आय के स्तर पे नहीं लगाया जाता है। ठीक है, वो उपभोग के स्तर पे लगाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, भारत में गरीबी का जो अनुमान लगाया जाता है उसके लिए आय इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उपभोग इंपॉर्टेंट होता है। लोग कितना खाते हैं, और कितना खाते हैं उस आधार पर किया था, इसीलिए कैलोरी को एक मापदंड माना गया था। ठीक है, अब यहाँ समझना है, आगे लिखा है कि आय की तुलना में उपभोग एक बेहतर मापदंड होता है। किसके लिए? गरीबी के लिए। हमारे देश में, तो हमारे देश में अगर पूछा जाए गरीबी का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो आपको बताना होगा उपभोग के आधार पर, आय के आधार पर हमारे गरीबी नहीं निकाली जाती है। आगे लिखा है, वर्तमान में गरीबी रेखा जो है पॉवर्टी लाइन का आकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसमें 3 संस्थाएं शामिल हो गई। पहला, गरीबी का जो निर्धारण किया जाता है वो नीति आयोग के एक टास्क फोर्स है। नाम क्या है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। और नमूना किसका लिया जाता है, किसका सर्वे मतलब किसका डाटा लिया जाता है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का डाटा लेकर के, और तब गरीबी का आकलन निकाला जाता है। तो इसमें नीति आयोग सबसे बड़ी नोडल एजेंसी है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी से संबंधित प्रमुख कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, ये हमें समझना है। पहला है आपका DR गाडगिल समिति। ये कब बनाई गई थी? ये 1962 में बनाई गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गाडगिल समिति का संबंध किससे है? गरीबी से है। प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20 रुपये उपभोग को गरीबी रेखा मानने का सुझाव दिया था। किसने? जो है DR गाडगिल ने दिया था कि जो है गरीबी का अनुमान क्या लगाया जाए। तो उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह
₹20 उपभोग अगर कर रहा है, अब देखो यहाँ भी उपभोग आ गया, आय नहीं आया, क्या आया है, उपभोग आया है। उपभोग को गरीबी रेखा मानने का सुझाव दिया था किसने, गाडगिल समिति ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा कि गाडगिल समिति कब बनाई गई थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डांडेकर रथ फार्मूला लाया गया। तो डांडेकर रथ दो अलग अलग जो है क्या कहते हैं अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा किया गया। ये क्या है, तो 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर पहली बार वैज्ञानिक विधि से गरीबी रेखा का निर्धारण नीलकांत डांडेकर और एन रथ द्वारा किया गया था। तो इसमें दो अर्थशास्त्री शामिल थे, नीलकांत डांडेकर और एन रथ शामिल थे, इसीलिए इस फार्मूले का नाम क्या रखा गया, डांडेकर रथ फार्मूला। ये कब लाया गया था, 1971 में। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसे डांडेकर रथ फार्मूला के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि डांडेकर रथ फार्मूला का संबंध किससे है, गरीबी के निर्धारण से है। कब आया था ये, 1971 में आया था। इन्होंने क्या कहा, ये हमें देखना है, इन्होंने क्या जो है सिफारिश किया। इन्होंने ये बताया, इन्होंने जीवन निर्वाह लिविंग या बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के स्थान पर न्यूनतम कैलोरी खपत आधारित मापदंड के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। तो याद रखना, जो डांडेकर रथ फार्मूला है, इन्होंने ये बताया कि गरीबी का निर्धारण न्यूनतम आवश्यकता को ना माना जाए, बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता को ना मान के कैलोरी बेस मान लिया जाए, जो न्यूनतम कैलोरी होगी उसी आधार पर गरीबी का निर्धारण कर लिया जाए। ये इनका कहना था। इन्होंने ये कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 2250 कैलोरी प्रतिदिन होना चाहिए। इन्होंने एक गलती क्या किया, गलती ये किया इन्होंने, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए कैलोरी का मापदंड एक ही रखा, दो नहीं रखा। अगर दो रखा होता, दो आगे रखा भी गया है, लेकिन इन्होंने दोनों के लिए 2250 कैलोरी ही रखा। किसने, डांडेकर रथ फार्मूला ने। और इन्होंने कहा कि बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को गरीबी का मापदंड ना माना जाए, न्यूनतम कैलोरी खपत को माना जाए। इसलिए इन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए खपत का एक ही कैलोरी मापन रखा, 2250। अब दोनों को अलग नहीं किया गया, क्योंकि शहरों में और गांव में लोगों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो दोनों जहां कैलोरी की मात्रा अलग अलग होनी चाहिए, ये गलती किससे हो गई, तो डांडेकर रथ फार्मूला से। और ये गलती ना हुई होती तो आगे सुधार करने के लिए अलग समितियां ना बनाई जाती। ठीक है, अब क्या हुआ, समय के साथ आगे बढ़े तो याद रखना, वाई के अलग समिति बनाई गई। कब, तो 1979 में। इन्होंने क्या कहा, पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की गई। ठीक है, तो याद रखना, जो अलग समिति थी, इन्होंने क्या किया, शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए कैलोरी की मात्रा को क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो इसमें क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी की जाए। तो आज यही फार्मूला चल रहा है कैलोरी का। आपसे पूछा जाएगा कि 2100 और 2400 कैलोरी जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बांटा गया है, ये किस समिति ने बांटा है, तो वाई के अलग समिति ने बांटा है। और कब बांटा है, तो 1979 में। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो है DN लकड़वाला समिति बनाई गई थी। इस समिति का गठन कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था। लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दिया, तो 1993 में दिया गया। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, गरीबी से है। ये समिति कब बनाई गई थी, तो 1989 में। और रिपोर्ट कब दिया, तो 1993 में। इन्होंने क्या कहा, शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर का उपयोग का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि सूचकांक का उपयोग किया जाए और शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया जाए औद्योगिक मजदूरों के लिए, क्योंकि औद्योगिक मजदूर शहरों में होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग मूल्य सूचकांक बनाया जाए कृषि मजदूरों के लिए, बनाया जाए कृषि मजदूर। ठीक है, तो यहाँ पे श्रमिक मजदूर, औद्योगिक मजदूर और यहाँ पर कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सुझाव दिया, शहरों के लिए अलग और गांव के लिए अलग। ये किसने कहा, लकड़वाला समिति ने। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग किसने सुझाव दिया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको अच्छे से याद रखना। ये लकड़वाला समिति ने दिया था फार्मूले को। ठीक है, फिर समय के साथ आगे बढ़ते हैं और जो है सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई 2000
2004 में बनाई। किसने बनाया? उस समय योजना आयोग ने बनाया। इस समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो 2004 में बनाई गई और 2009 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और जाके क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी के निर्धारक थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा गरीबी का जो सूचकांक बनाया, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग बनाया और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग बनाया। इन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति प्रति जो है महीना 816 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं होगा, और जो 1000 रुपए कमाता है शहरी क्षेत्रों में वो गरीब नहीं होगा। जो इसके नीचे कमाएगा वो गरीब माना जाएगा। और इन्होंने कहा कि इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% गरीबी है और शहरी क्षेत्रों में 13.7% गरीबी है, इन्होंने कहा। और कहा संपूर्ण भारत में गरीबी कितनी है? तो 21.9% गरीबी कहा। यह क्वेश्चन कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जामों में आ चुका है कि तेंदुलकर समिति ने जो है भारत में गरीबी का कितना अनुमान लगाया था, तो 21.9% लगाया था। शहरी क्षेत्रों के लिए अलग, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग, रुपए को अलग, यहाँ रुपए को अलग करके इन्होंने पैमाने को बना दिया। इस तेंदुलकर समिति ने सुझाव दिया था। अब आप सीक्वेंस में जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तब समझ में आता है गरीबी के लिए क्या क्या समितियां बनाई गई। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाए, जिससे चीज़ें आपको समझ में आए और एग्जाम में आप जाके फंसे ना। ठीक है, इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ता है और आती है एक और समिति आती है, सी रंगराजन समिति। इसका योजना आयोग ने गठन कब किया? 2012 में किया था और 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। तो कौन समिति कब आई थी, किससे जुड़ी हुई है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। रंगराजन समिति ने क्या कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये अगर कोई कमा रहा है तो गरीब नहीं होगा, इससे कम कमाएगा तब गरीब होगा। और शहरी क्षेत्रों में उन्होंने कहा 1407 रुपये। और इन्होंने बताया, रंगराजन समिति ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 30.9% गरीब हैं और शहरी क्षेत्रों में जो है 26.4% लोग गरीब हैं और पूरे भारत में 29.9% लोग गरीब हैं। यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि रंगराजन समिति के अनुसार भारत में गरीबी कितनी है, तो इन्होंने बताया था 29.9% गरीबी भारत में मौजूद है, शहरों में अलग और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग है। अब इसी सब चीज़ों को, फार्मूले को जब क्वेश्चन बना के पूछा जाता है तो गलत हो जाता है, क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि गरीबी के लिए कौन कौन समितियां बनाई गई थी, उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट अपनी दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बहुआयामी गरीबी का एक नया कॉन्सेप्ट आया। बहुआयामी गरीबी को ये रिपोर्ट कौन बनाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा किया गया, जो 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी वुमेन डेवलपमेंट जो है इनिशियल के सहयोग से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का निर्माण किया गया। तो बहुआयामी का मतलब ये होता है कि गरीबी के बहुत सारे आयाम है, अर्थात बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से गरीबी आती है। तो बहुत सारे कारणों को कई संकेतकों में बांटा गया। अब आपसे क्वेश्चन कई बार आएगा कि बहुआयामी आया भी हुआ है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का आधार क्या है? तो आधार 3 है। कौन कौन से आधार हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है जीवन निर्वाह, लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब यह हुआ कि रहन सहन व्यक्ति का कैसा है, शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा है, इसी आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में क्वेश्चन आया भी है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार क्या हैं? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह, इसी आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया। शिक्षा में क्या कहा गया? स्कूलिंग वर्ष, मतलब कि बच्चा जो है 5 वर्ष का अगर कोई है बच्चा है तो स्कूल वो गया है। दूसरा, उपस्थिति कितनी उसकी है, अटेंडेंस कितनी है। ठीक है, बच्चा कितना समय तक स्कूल में बिताया है, ये भी गरीबी का पैमाना बताया गया। स्वच्छता में अगर बात करते हैं हेल्थ में, तो बाल मृत्यु दर कितनी है और पोषण कैसा मिल रहा है, इस पर डिपेंड करता है। अगर पोषण अच्छा मिलेगा तो वो जो है वहाँ गरीबी कम होगी। इसीलिए हमारे देश में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी, जिसको आज नाम दे दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो मिड डे मील का नाम चेंज हो गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया है। और पोषण इसीलिए बच्चों को स्कूलों में दिया जाता है। ठीक है, और बाल मृत्यु दर हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की हमारे यहाँ कमी थी। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में जब से बढ़ोतरी हुई है तो कम बच्चे मर रहे हैं, जो वृद्ध हैं वो भी कम मर रहे हैं, इसलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तीसरा है आपका जीवन निर्वाह, लोगों का जीवन निर्वाह स्तर कैसा है? तो अगर याद रखना, जीवन निर्वाह स्तर मतलब आपका जीवन स्तर ऊंचा कब होता है? जब आपको पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो, घरेलू ईंधन उपलब्ध हो, स्वच्छता हो,
बिजली आपके घर में पहुंच रही हो, संपत्ति अच्छी खासी हो, धरातल आपके पास लैंड हो, तो ऐसी स्थिति में आप गरीब नहीं होंगे। लेकिन यही जीवन निर्वाह अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो गरीबी रेखा में चला जाएगा। तो पेयजल का अभाव है, कई लोग अपने दूर जा करके पानी ला के आते हैं, घरेलू ईंधन नहीं है, दिन भर लकड़ी इकट्ठा करते हैं, स्वच्छता नहीं है, बच्चे बीमार होते हैं, वो स्वयं माता पिता बीमार होते हैं, बिजली नहीं है तो जो है उसके लिए अलग सुविधा करनी पड़ती है, संपत्ति नहीं है, जीवन चक्र उसमें फंसा हुआ है, गरीबी में धरातल नहीं है मतलब कोई लैंड नहीं है, तो इसलिए उस लोग फंसे हुए हैं। धरातल का मतलब यहाँ पे घर से भी जोड़ सकते हैं, घर नहीं है इसलिए सरकार घर दे रही है, फ्री बिजली दे रही है, स्वच्छ अभियान भारत चलाया गया, ईंधन देने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई गई, पेयजल के लिए हर घर नल घर योजना चलाई जा रही है। तो सरकार का यही लक्ष्य है कि जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए जिससे गरीबी को दूर करने में मदद मिल सके। तो इसीलिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये हमारे देश में भी लागू है, पूरे विश्व में भी ये लागू है कि यही इसी आधार पर हमारे देश में और पूरे विश्व में बहुआयामी गरीबी का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी की गई और उसमें बताया गया सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 जो है राज्य कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो है गरीबी कहाँ है, बिहार में है, फिर झारखंड में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश में है और फिर मेघालय और असम एक साथ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो शुरू के 3 राज्य को आप याद रखिएगा जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ गरीबी सबसे ज़्यादा है। कैसी गरीबी ज़्यादा है, बहुआयामी गरीबी बहुत ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। यही सारे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाता है। अब आगे हम लोग एक बात और कर लेते हैं कि बहुआयामी गरीबी जो राष्ट्रीय स्तर पे नीति आयोग जारी करता है, इसका नया डाटा अभी आने वाला है। जैसे ही नया डाटा अगर आता है, एग्जाम से पहले अगर आ जाता है तो उसको मैं अपडेट जरूर करा दूंगा, उसका वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भारत में बेरोजगारी से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि बेरोजगारी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए मैं इस चैप्टर में गरीबी और बेरोजगारी दोनों को मैंने इसमें शामिल करके सोचा आपको बता देता हूं, जिससे यहाँ से क्वेश्चन आए गलत ना होने पाए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सारा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी की परिभाषा। याद रखिएगा, बेरोजगारी की परिभाषा को हम 2 तरीके से समझाएंगे। एक तरफ आपको जो है इस तरह से, एक तरफ आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। ध्यान समझिएगा, बेरोजगारी वह दशा है जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की तलाश में रहता है परंतु वह रोजगार पाने में सक्षम रहता है। नीति आयोग के द्वारा बेरोजगारी को निम्न आधार पर स्पष्ट किया गया है। किसने स्पष्ट किया है? नीति आयोग ने कहा है। और क्या कहा है? बेरोजगारी की परिभाषा का यहाँ एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि रोजगार का मतलब यह है कि हम रोजगार के इच्छुक हैं लेकिन हमारे अनुकूल रोजगार हमें नहीं मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो नीति आयोग ने गरीबी को एक डायग्राम के माध्यम से कैसे स्पष्ट किया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले बात है अवसर की। तो अवसर में इच्छा होनी चाहिए, स्वयं पर निर्भर करती है। जो अगर अवसर आपके पास है तो अगर इच्छा है, और इच्छा किस पर निर्भर करती है? स्वयं पर निर्भर करती है। अगर हमारी इच्छा है काम करने की तो हमें अवसर उपलब्ध हो जाएगा। क्षमता क्या है? प्राकृतिक होता है। तो क्षमता अगर हमारे पास, जैसे कोई दिव्यांग है या कोई जो है अन्य तरह से जो है दिव्यांगता में है तो क्षमता उसकी कम हो जाएगी। और जो ये जो है इस तरह से कोई अगर दिव्यांग नहीं है तो उसकी क्षमता अलग रहेगी। तो क्षमता भी साथ साथ काम करती है अवसर में। और तीसरा है आपकी योग्यता। योग्यता अर्जित की जाती है, योग्यता प्राकृतिक नहीं होती है। तो योग्यता हम अर्जित करते हैं, इसलिए देखा होगा किसी भी नौकरी में सबसे पहले योग्यता ही देखा जाता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय जरूर देखा जाता है कि हम उसके योग्य हैं या नहीं हैं। तो इसी 3 आधार पर नीति आयोग ने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अलग होती है और शहरी क्षेत्रों में अलग होती है। ठीक है, क्या है ये? तो लिखा है ग्रामीण जो बेरोजगारी होती है ये अदृश्य बेरोजगारी भी होती है और मौसमी बेरोजगारी भी होती है। कैसे? अदृश्य बेरोजगारी का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोगों को काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। और मौसमी बेरोजगारी ये हो गया कि जो है खेतों में जैसे लोग काम करते हैं और जब बरसात का समय आता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि खेतों में कोई काम रहता नहीं है। तो एक मौसमी बेरोजगारी होती है, एक मौसम के अनुसार बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है वो कैसी होती है? तो वहाँ औद्योगिक बेरोजगारी होती है। अगर उद्योगों में काम नहीं मिल रहा है तो बेरोजगार हो जाते हैं। और दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। लोग पढ़े लिखे हैं तो जितना वो उनकी योग्यता बढ़ती जाएगी उसके
अनुरूप अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो वो काम करने नहीं जाते हैं, जिससे वहाँ शिक्षित बेरोजगारी हो जाती है। तो आज शिक्षित बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है हमारे देश में, जिसके लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में बनी हुई है और सरकारें उसके लिए काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उस परिभाषा को और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी की बात करते हैं। पहला है आदृश्य या परछन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, परछन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, इस तरह की बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो याद रखना, इस तरह की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में जो होती है वो परछन्न बेरोजगारी या आदृश्य या छुपी हुई बेरोजगारी होती है। जैसे एक छोटे से खेत में 2 लोग काम करेंगे तब भी उतना उत्पादन होगा, 10 लोग काम करेंगे तभी उतना उत्पादन होगा। लेकिन 10 लोग लगे हुए हैं तो 8 लोग क्या हैं, ये अदृश्य रूप से काम कर रहे हैं, अदृश्य बेरोजगार हैं ये लोग। ठीक है, 2 लोगों से भी उत्पादन हो सकता है तो 8 लोगों को कहीं और लगाया जा सकता है, लेकिन उसी में लगे हुए हैं, तो ये परछन्न या अदृश्य बेरोजगारी के रूप में किसी क्षेत्र में देखा जाता है। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी, तो ये भी किसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो लिखा है इस तरह की बेरोजगारी भी किसी क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि श्रमिकों को मौसम के अनुरूप काम मिलता है। तो जब मौसम बरसात का नहीं होता तभी खेतों में काम मिलता है, और बरसात के समय काम नहीं मिलता तो बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्रों में एक होता है औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी या गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता या दक्षता रखते हैं परंतु बेरोजगार होते हैं। ठीक है, चाहे वो कौशल रूप से स्किल हो या नॉन स्किल होते हैं, अगर शहरी क्षेत्रों में जो है उद्योगों में काम नहीं मिलता है तो हम उसे औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी। तो याद रखिएगा, पढ़े लिखे लोगों द्वारा रोजगार ना प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। तो क्योंकि यह योग्यता बड़ी होती है, इसलिए छोटा काम करने की उनकी इच्छा नहीं होती है, उनकी क्षमता नहीं हो पाती है। अब हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के सामान्य प्रकार को देख लेते हैं। तो पहला आपका है ऐच्छिक बेरोजगारी। ये क्या होता है, जब श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ही ना चाहता हो। मतलब यह हुआ कि जब कोई भी श्रमिक उत्पादन कार्य करना ना चाहता हो या जो है उनको रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ही ना हो, मतलब रोजगार न प्राप्त करने की कोई इच्छा हो और ना वो कार्य करना चाहते हो, या फिर अथवा वह प्रचलित मजदूरी पर काम ना करना चाहते हैं। मतलब उस समय जो मजदूरी मिल रही है, मान लो 300 रुपया मिल रहा हो तो 300 रुपये में काम करना नहीं चाहते हैं, उससे ज़्यादा चाहते हो, और इसलिए वह बेरोजगार हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो ऐच्छिक बेरोजगारी मतलब ये हो गया कि वो आप पर निर्भर है, आपके अंदर खुद काम करने की इच्छा नहीं है, इसलिए उसको हम ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा आपका है खुली हुई या अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। ये क्या है, यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर हो परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य ना मिल रहा हो, तो ऐसे लोगों को हम अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। मतलब यह हुआ कि जो चालू मजदूरी है, मान लो 300 रुपया मजदूरी है और वो जो है काम करना चाहते हो फिर भी उन्हें 300 रुपया भी ना मिल रहा हो। ठीक है, मतलब चालू कीमत तो है 300 रुपये, लेकिन वो भी ना मिल रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम अनैच्छिक या खुली हुई बेरोजगारी कहते हैं। और इस दशा को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा, इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। मतलब कि मजदूरी का सब कुछ है, 300 रुपये चालू कीमत पर काम करने का तय कर लिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें वो पैसा नहीं मिल रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या होती है, लिखा है औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आप जाकर क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, किसी क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। तो औद्योगिक क्षेत्र में जब जो है बेरोजगारी पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन जब होता है तो उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्रों में ही हमें संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इसी प्रकार का है। तो हमारे देश में संरचनात्मक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और ये बेरोजगारी दीर्घ काल तक बनी रहती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से समझना है। एक है आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये क्या है, बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब यह हुआ कि मान लो अगर कोई बाजार है और उस बाजार में डिमांड अगर नहीं है, मांग नहीं है, तो वस्तुओं की आपूर्ति कोई
क्यों करेगा? कोई बेचेगा ही नहीं। और मान लो अगर कोई बाजार में बेच रहा हो और वहाँ ग्राहक नहीं आ रहे हों, तो व्यक्ति दुकान पे बैठा बैठा क्या कर रहा है? दिन भर जो है एक तरह से मक्खी मार रहा है। तो क्या कहलाएगा? खर्च बेरोजगारी कहलाएगा। वो बेरोजगार होकर बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ डिमांड और मांग, आपूर्ति मतलब मांग और आपूर्ति की व्यवस्था हो ही नहीं रही है। और मांग आपूर्ति नहीं होगी तो बाजार कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का रूल होता है। और बाजार में दो ही चीज काम करती है, एक डिमांड, एक सप्लाई। यही इसी पे पूरा बाजार टिका होता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। तो अगर मतलब कि हम एक तरह से क्या कह सकते हैं कि किसी भी बाजार में अगर डिमांड नहीं है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, तो दुकान पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या है? बेरोजगार है। उसे हम क्या कहेंगे? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। एक होता है चक्रीय बेरोजगारी। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या है? ऐसी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच आती है। तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी या पुनरुत्थान चार अवस्थाओं का यह चक्र है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। मतलब यह हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की है तो वहीं पर चक्रीय बेरोजगारी आती है। और चक्रीय बेरोजगारी कब आती है? जब कभी मान लो अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी आ जाए तो लोगों को रोजगार जल्दी मिलेगा, आर्थिक सुस्ती आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए तो लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, छटनी कर दी जाती है। तो उसी को नाम दे दिया गया है चक्रीय बेरोजगारी। अब वर्तमान में अगर बेरोजगारी की दर को देखा जाए तो वर्तमान में भारत में बेरोजगारी की दर अगर 2018-19 में देखा जाए तो 5.8%, जो गिर करके 2020-21 में 4.2% हो गई। आगे चल के 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी हो गई थी? तो 3.6% हो गई थी, जो 2023 में घट करके कितनी हो गई? 3.1%। और 2024 सितंबर में बेरोजगारी दर कितनी थी? 7.8%। वहीं अगस्त में बेरोजगारी दर कितनी है? 8.5% है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि बेरोजगारी दर कितनी है तो 8.5% है। इस डाटा को आपको अच्छे से याद रखना होगा, यही सबसे महत्वपूर्ण डाटा है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने गरीबी और बेरोजगारी जुड़े हुए सारे डाटा को मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।